क्वेश्चन नंबर 6 के काम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन का गिवन है कि एक आयताकार खेत की विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा राजू पब्लिकेशन का सॉल्व है। तो सर्ट नंबर 2 हमारा 2022 822 कोड है IFW का। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एक आयताकार खेत का विकर्ण जो रखा देखो दिखा है वैसा बना एक आयताकार हमारा खेत है कोई, एक आयताकार खेत है। तो एक आयताकार खेत का विकर्ण विकर्ण हमें पता है कि ये होता है। ठीक है, ये विकर्ण होता है। ये क्या कहते हैं, लंबाई होगा। तो सॉरी, ये लंबाई होता है। तो ये क्या होगा, हमारी चौड़ाई होगी। और ये हमारा क्या होगा, विकर्ण होगा। ठीक है, तो कहता है क्या है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा 60 मीटर अधिक है। तो पहले नंबर का हम लोग का छोटी भुजा और बड़ी भुजा की बात है। छोटी भुजा हम लोग मान लेते हैं ये अक्सर माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर 1 मीटर। हम और आयताकार खेत की बड़ी भुजा हम लोग क्या मान ले रहे हैं, y मीटर। ठीक है, छोटी भुजा का x मीटर माना हम लोग, और इसे हम लोग क्या मान लिए, y मीटर। ठीक है, हम लोग प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है, प्रथम शर्तानुसार कहते हैं, कहता है खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा बड़ी भुजा से विकर्ण जो खेत की विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा, तो छोटी भुजा ही होगा। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो प्लस 60 में क्या, छोटी भुजा में क्या हो जुड़ेगी, विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। विकर्ण हम लोग क्या है, देखो विकर्ण हमारा एक नाम है, ए बी एंड सी एंड डी। तो डी बी हमारा क्या विकर्ण है, डी बी। ठीक है, विकर्ण है। छोटी भुजा का क्या माना गया हम लोग, देखो छोटी भुजा x है प्लस 60, ये होगा ना, ये समीकरण मान लिया जाए हम लोग, एक मान लिया। अब देखो दूसरा नंबर क्या है कि फिर द्वितीय वो सेकंड बात एक फिर लिखते हैं। देखो हमें पता है कि आयताकार और त्रिभुज जो होता है प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, वो शायद ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल है, आयत है, तो क्या होगा कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक जो कोण होते हैं वो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, 90 अंश बनाते हैं। ठीक है, राइट एंगल बनाते हैं हम, तो 90 डिग्री बनाते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो हम लोग समकोण त्रिभुज तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का। कर्ण के स्क्वायर अगर हम लोग देखो मतलब क्या देखा, डीबी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यही तो होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो डीबी का स्क्वायर अगर हम लोग देखो दोनों बच्चों में हम लोग वर्ग कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, देखो इसको डीबी बराबर स्क्वायर करना, तो डीबी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब डी बी स्क्वायर के जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। डी बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मतलब डी बी के जब लिख सकते हैं। अब इसको और ओपन कर सकते हैं, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फेंका हो 36 हो जाएगा, 3600 प्लस अब 2ab तो 60 गुना 120 एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3600 प्लस 120 एक्स। इसको समीकरण हम लोग का मान लिया, एक मान लिया। अब देखो नीचे के दिख रहा है बढ़िया। अब देखो द्वितीय शर्तानुसार लिखा है, किसे, द्वितीय शर्तानुसार ठीक है, तो क्या हम लोग को मिल रहा है, कहता क्या है कि ये बड़ी भुजा बड़ी भुजा क्या कह रहा था, देखो बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। छोटी भुजा से कितना, 30 मीटर है, 30 जुड़ जाएगा, अधिक है तो मतलब जुड़ जाएगा। बड़ी भुजा हमारी क्या है, देखो वाई है बराबर छोटी भुजा कितना, एक्स प्लस 30 है।
हमको देखो वाई स्क्वायर मिल रहा है ना, तो हम लोग क्या करें, दोनों पक्षों पर करें, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 20 का 3 का 900 प्लस 7 9 120 30 एक्स मिल जाएगा। ये समीकरण मान लिया 2 मान लिया। अब देखो जहाँ समीकरण ये तो समीकरण 2 देखे तो वाई स्क्वायर लिखा है, जहाँ पूरी वैल्यू लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं देखो समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से। तो जहाँ वाई स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 इक्वल टू 3600 प्लस 120। और ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस देखो 120 एक्स है ना, 120 एक्स है, इधर लाएंगे तो देखो 60 माइनस 120 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 900 माइनस 3600 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर 120 में 60 जाएगा तो माइनस 60 मिल जाएगा एक्स। अब देखो यहाँ माइनस हो गया, देखो 3600 में हम लोग 900 घटाएंगे 2700 बचेगा, इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, देखो इसको दिख रहा है बढ़िया, हाँ। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, गुणनखंड कर रहे हैं, तो देखते हैं गुणनखंड में क्या होगा हम लोगों को। अब अगर देखो 90 गुणे 30 तो कितना, 9 27 27 हो जाएगा। और 90 में अगर 90 में माइनस 90 में प्लस 90 30 जोड़ेंगे तो माइनस 60 भी बचेगा, तो हम 90 और 30 में बना ले रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0 गुणनखंड बना रहे हैं। ये दोनों एक्स कामन होगा तो एक्स माइनस 90 प्लस 30 कामन होगा तो एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में एक्स माइनस 90 एंड एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। एक्स बराबर क्या कर लेंगे, 90 लेंगे, और एक्स क्या होगा, एक्स बराबर माइनस 30, तो 30 तो हम निगेटिव लेंगे नहीं, तो एक्स बराबर 90। यानी छोटी भुजा जो हम लोगों का आई है, यहाँ से देख लो, छोटी भुजा जो हम लोगों का आई है, छोटी भुजा कितना आई, देखो छोटी भुजा कितनी आई है, भुजा क्या माने थे हम लोग, 30 मीटर आ गई, ठीक है। कितना मानेगा, 30 मीटर, ये पहले मतलब यहाँ देख सकते हो 30 मीटर, यही हमारा एक तो पहला वाला आंसर होगा। अब दूसरे का वाई निकालना है, तो वाई चाहिए समीकरण से निकाल लेंगे। देखो पहला नंबर किससे निकाल ले रहे हैं, देखो वाई की वैल्यू निकालना हमको ना केवल, तो वाई की वैल्यू देखो समीकरण 1 से ले लो, देखो समीकरण यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो समीकरण 1 से, तो 1 से लिखेंगे देखो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3600 प्लस 120 गुणे 90, ये तो होगा, तो वाई स्क्वायर देखो कितना 3600 प्लस 9 और 0 हो जाएगा, डबल 0 और 9 दूनी 18 के 8 लाइए, और 9 का नाम 9 और 9 1 10 18, कितना हो जाएगा, इतना तो आ जाएगा, क्यों कहीं पर और कुछ तो लिखा है ना, यही है, ठीक दिख रहा है, नीचे कट रहा है तो हम अलग दे देंगे, ठीक है। इसको मिटाल दे रहे हैं, देखो कुछ मिटाल दे रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं। देखो कोणखंड वाला आप लोग समझ चुके हैं, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, देखो ये वाला मिटाल दे रहे हैं, ये यहाँ से मिल रहा है, देखो यहाँ से बेहतरीन है ये वाला, इसको समीकरण मान लेते हैं हम लोग स्टार, बढ़िया मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं, देखो मिटाल के नीचे वाला, वाई की वैल्यू को हमको चाहिए, क्योंकि वाई तो हमको बड़ी वजह है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो पहला नंबर समीकरण स्टार से, या 3 मान लो या स्टार मान लो, कुछ है स्टार से, तो y इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स प्लस 30 लिखा है, तो y बराबर क्या, देखो 90 लिख लेंगे, तो प्लस 30, y इक्वल टू 120 मीटर में आया है, मीटर में रखा था, तो बड़ी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, 120 मीटर में हो जाएगी, और ये क्या नाम है, छोटी भुजा है, तो ये दोनों मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भुजाएं ज्ञात करना है, तो छोटी भुजा हमको क्या आई है, देखो 30 मीटर, वो क्या नाम है, 30 मीटर आई है, 30 नहीं 90 आई होगी सर, हाँ 90 मीटर, सॉरी 90 लिखा, 30 नहीं 90 मीटर आई है, और ये कितना 120 मीटर, तभी तो आयत बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोग सवाल सॉल्व हो जाता है, ये 4 नंबर का आया था, बहुत डिफिकल्ट नहीं है फिलहाल के लिए, यहाँ 4 नंबर का आया था, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड का राजू अंसाल पेपर क्लास 10 का सॉल्व कर रहे हैं, ये सेट नंबर 2 का 822 और कोड नंबर AW जो है, ठीक है। तो हम इससे पहले 6 का जो का नंबर था सॉल्व किए थे, अब का नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। तो गिवन क्या क्वेश्चन देखते हैं कि ABC 14 सेंटीमीटर दे रखा है, एक त्रिभुज ABC है, देखो ये BC है,
जो इसमें जो त्रिज्या है, जो रेडियस एक त्रिभुज बना है, इससे जो बना है उसका 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और एक वृत्त का चतुर्थांश है, और वो वृत्त क्या है, ये वृत्त का चतुर्थांश भी है। पता है BC हमारा क्या है, कहता है BC को व्यास मानकर, इसको भी क्या कहता है, व्यास मानकर ये मान के एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो ये BC को ये व्यास मान के एक अर्धवृत्त भी खींचा गया है, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल क्या है, ये चित्र आपको एग्जाम में बना रहेगा, ठीक है, जैसे इस पर बना है। ओके, अब देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं कि देखो ये वाला क्या है, BC हमारा क्या है, जब त्रिभुज ABC में देखते हैं तो BC हमारा कर्ण बन जाता है, ठीक है। ये 14 सेंटीमीटर है, तो हम लोग BC निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में ठीक है, तो इसमें BC क्या है, BC कर्ण है, ठीक है। BC क्या है, कर्ण है। अब हम लोग देखते हैं कि कर्ण, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू हमको निकालना ही है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मतलब 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो यहाँ 14 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 के 6 16 1, और 14 के 4 16 4 1 4 दूनी 8 8 8 1 9 1 का नम 1 और 196 और प्लस 196, तो कितना 296 हो जाएगा, ठीक है। सही कितना जाएगा 14 दे दो, ठीक है। अब ये बन जाएगा 96 प्लस 96, तो बन जाएगा या 2 गुणे 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब वही की बात है। जोड़ेंगे तो 6 12 के 10 लाइए, और क्या नाम है 9 9 9 18 18 और 18 एक 19 के 9 लाइए, और 1 2 392। अगर कर्ण बराबर तो रूट 92 होगा, ठीक है, कर्ण निकल जाएगा। अगर 392 का हम लोग वर्गमूल लेते तो कितना बनेगा, देखो तो 2 से काटते हैं, 2 के 2 2 9 18 2 6 12, तो 2 से फिर 2 9 18 और 2 8 16, एंड 2 से फिर काटते हैं, 2 चौक 8 2 9 18 7 7 49 एंड 7 1 9 7। देखो इसका वर्गमूल बना, इसका बना, ठीक है। तो 7 में 14 यानी कर्ण इक्वल टू बन गया हम लोग 14√2 मिल गया, ठीक है। कर्ण इक्वल टू 14√2 मिल गया। अब हम लोग देखते हैं, अब इसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, लिखते देखो पहले नंबर किसका निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं ABC, मान लो कोई पॉइंट है, D पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो क्या होगा, देखो त्रिज्यखंडी 90 डिग्री बना था ना, तो त्रिज्यखंडी 90 डिग्री बना दो तो थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर होता है त्रिज्यखंड के लिए फार्मूला। तो इक्वल टू यहाँ से मिल सकता है हम लोगों को, थीटा की जब 90 डिग्री अपान 360, पाई की मान 22/7 एंड आर की मान कितना 14 स्क्वायर है, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा। तो 7 1 का नम 7 7 में 14, ये कट जाएगा, 9 का 9 चौक 36 4 मिल जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा देखो 2 दूनी 4 और 2 का नम 2 2 से 11 का नम 11। तो ओवरऑल मिल गया हमको, क्या मिल गया देखो 11 गुणे 14। तो 11 से 14 से हम लोग गुणा करें तो कितना मिल जाता है, दिखाई दे रहा, ठीक। तो 11 गुणे 14 मिल जाएगा हमको, यहाँ मिल रहा है। फिर ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू 11 गुणे 14 मिल जाएगा। तो 11 चौका 44 के 4 सिलाई 4 और 11 करना 11 और 4 15 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इतना हम लोग एक ही बनेगा। अब हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना 14 है, ऊंचाई कितना है 14 ही है, तो मिल जाएगा 2 का 2 7 14 14 98, 98 वर्ग का ही सेंटीमीटर में, तो कोई डायरेक्ट सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग पता है कि तो त्रिभुज पूरे में ना चतुर्थांश में ABCD में हम लोग क्या है कि ये वाला क्षेत्रफल अगर निकाल लेते हैं, ये वाला त्रिभुज वाला, तो हमको ये वाली एरिया मिल जाएगी। और एक मिनट पहले हम ये निकाल लें छायांकित, तो ये वाला तो BC को कर्ण माना गया था, ये निकाल लिया जाए, ये BC को कर्ण माना गया था,
तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त। अगर यहाँ से हम लोग कर्ण निकला है, अब कर्ण वाला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखो समीकरण 1 लिख लो, तो समीकरण 1 से तो कर्ण वाली डिस्टेंस हमारी क्या होगी, ये पूरा डायमीटर हो गया, मतलब व्यास। तो कर्ण हमारा क्या बन गया, व्यास बन गया। कोई तो बोला ना बीसी को व्यास मानता है, तो व्यास व्यास त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, 2 गुणे त्रिज्या इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 14√2 लिख सकते हैं। 2 का नंबर 7 14, यानी त्रिज्या इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 7√2 मिल जाएगा। ठीक है, अगर 7 त्रिज्या मिल गया है तो हम लोग पता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है। तो 1/2 पाई मान 10/7 हो जाएगा। अब आर का मान कितना, 7 स्क्वायर दो जगह 7 गुणे 7 और गुणे 2 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर दो जगह रूट गायब हो जाएगा। ठीक है, अब 1 तो 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 7 कितना बनेगा, 7 में 14 50 लेख 7 में 14 7 में 14 15 54 वर्ग सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर BC ये पूरा क्षेत्रफल निकला है। ठीक है, अब हम लोग अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला तो क्या निकलेगा, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल या हम लोग कह सकते हैं, देखो अगर जो ये A B C और D तक लिया गया था, यहाँ D तक लिया गया था, ये पूरे क्षेत्रफल में अगर इसको हम घटा लेते तो यही केवल सफेद वाला बचेगा। ठीक है, तो ये कर ले, हम लोग क्या कर ले, देखो A B C एंड D का क्षेत्रफल अगर हम लोग BCD का क्षेत्रफल निकाल रहे, पहले देखो BCD का क्षेत्रफल, ये जो बीच वाला सफेद वाला निकाल रहे हैं, तो बन जाएगा कितना, देखो BAC ओ पहले क्या बनेगा, पूरे में BACD का क्षेत्रफल, तो BCAD का क्षेत्रफल में हम लोग माइनस कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, ABC का क्षेत्रफल, BAC का क्षेत्रफल, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर, देखो पूरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें में से हम लोग इसको वाले माइनस कर रहे हैं। तो ये इसकी जो वैल्यू आई कितना है, देखो पहले यहाँ जो वैल्यू आई इसका, ये 154 आई है, माइनस इसकी जो वैल्यू आई थी त्रिभुज ABC का वैल्यू आई थी 98 आई थी, तो इसे घटाएंगे तो 14 में 8 कितना है, 9 8 से 14 6 बचेगा, और यहाँ 4 तो 14 9 5 और 56 वर्ग सेंटीमीटर बन जाएगा। अगर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू, अब देखो अब केवल ये सब निकल गया, केवल यही वाला हमारे पास डिस्टेंस ये वाला है BCD, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो BD और ये मान लो जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिख देना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या घट जाएगा, देखो BDC का क्षेत्रफल, ये जो BCD लिखा ना, ये BCD का क्षेत्रफल ये घट जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको, देखो ये कितनी वैल्यू है, देखो अर्धवृत्त का 154 है, माइनस BCD के क्षेत्रफल कितना 56 है, घटाएंगे 14, तो 14 में 8 6 जाएगा, तो 8 6 14 8 बच जाएगा, यहाँ कितना बचा, देखो 4 9 5 14 तो 9 हो जाएगा, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था, मैंने घुमा फिरा के देखा, तो क्वेश्चन भी 4 नंबर का आया। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आई थी 6 के खाल में वो 98 सेंटीमीटर, देखिए। ठीक, तो हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत कठिन नहीं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताया, तो अगर आपको पता है क्या क्या इसमें निकाले, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग अच्छी प्रकार से लगा सकते हैं। ओके, अब अगला जो क्वेश्चन हमारे लोगों का है वो देखते हैं कि वो कैसे लगेगा। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, देखो ये देख क्वेश्चन नंबर अगला क्या नंबर दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC खींचे जिसमें BC 6 सेंटीमीटर का है और AB 5 सेंटीमीटर का है, कोण ABC 60 अंश का है, तो त्रिभुज की रचना की है। देखो रचना का क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि रचना करा दीजिए, तो हम कमेंट में जो कॉपी और पेंसिल की सहायता से करेंगे, क्योंकि बोर्ड में इतना नाप के तो लिख नहीं मिलेगा, तो ये रचना हो नहीं पाएगी। तो इसलिए या तो आपने ऑफलाइन क्लास में टीचर पढ़ाएंगे तो रचना वहाँ से कर लेना, और जितना लगाने वाले क्वेश्चन सारे हम करा दे रहे हैं। ठीक है, अथवा सही जो है क्वेश्चन सारे करा देते हैं, और मिलिए यहाँ रचना वाला क्वेश्चन है तो आपने कमेंट में बताएंगे तभी वो कराएंगे। ठीक है, वैसे फिलहाल के लिए हम ऑफलाइन क्लास में बच्चों को करा देंगे। फिर अगला नंबर घ नंबर जो उसमें कहा था साड़ी का माध्यिका निकालना है, तो ये हम करा दे रहे हैं। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में प्रवेश करते हैं। ओके, तो ये मिटा दे रहे हैं।
अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 का घ। इसमें गिवन क्या दे रखा है कि बारंबारता सारणी की माध्यिका ज्ञात है, सारणी की माध्यिका ज्ञात करना, ठीक है। एक वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। तो ये 10 का इंटरवल है और इसमें बारंबारता 2, 4, 7, 3, 2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या पहले लिख लेते हैं, देखो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो 2022 का जो फर्स्ट वाला पेपर था उसमें भी माध्यिका ही आई थी, ठीक है। वर्ग अंतराल और फिर बारंबारता, ठीक है। वर्ग अंतराल लिख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40 एंड 40 से 50, 50 तक लिखा है, ठीक है। तो उसके बाद में देखो बारंबारता कितना 2 है, 4 है, 7 है, 3 है एंड 2। अब हम लोग देखो अगर माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता निकाले हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकाल ले रहे हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए अगर 2 तो ऐसा रहेगा, तो 2 यहाँ होगा 2 + 4 हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा। आप लोग ऑफलाइन में पढ़े होंगे, ठीक है। तो 2 + 4 = 6 और 6 + 7 = 30 और 30 + 3 = कितना आ जाएगा 16 और 16 + 2 = 18। अगर समेसन ए एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो समेसन एफ = जो होगा, अगर 18 आता है तो करेक्ट है। देखो 4 2 6 और 7 6 13, 13 3 13, 13 3 16, 2 18, ठीक है। तो नहीं करेक्ट, क्योंकि ये संचयी बारंबारता में आता है, ठीक है। अब देखो फार्मूला क्या होता है इसका, माध्यिका का, ठीक है। तो ये होता है, लिख ले रहे हैं, माध्यिका इक्वल टू L + n/2 माइनस L + n/2 माइनस CF। ये CF तो होता है ना, संचयी बात है। CF अपान में क्या होता है, जो होता है F गुणे H होता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रहे तो बड़े आराम से लग जाएगा। अब L क्या है, N क्या है और CH का है, F क्या, ठीक है। ये हम लोग निकाल दो, कोई 18 है ना, ये 18। तो हम लोग n के नंबर इक्वल टू n के बराबर लेते हैं, ठीक है। तो n/2 लेते हैं, तो देखो यहाँ अगर 18 n/2 लेते हैं तो देखो हम लोग कितना n/2 इक्वल टू 9 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो n/= कितना है 2, 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने नहीं देखो L क्या है, इसमें H क्या है, F क्या है, ये हम लिख दें कि कौन कौन सा है, आपको याद रहना चाहिए फिलहाल के एग्जाम के पॉइंट पे से। अब देखो तो हम लोग बगल में लिख दें कि माध्यिका = L + n/2 माइनस CF अपान F गुणे H होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखो L क्या होता है, माध्यम वर्ग की निम्न सीमा होती है। L जो होगी, जो माध्यिक बनेगी, माध्यक बनेगी, वो निम्न सीमा होगी। n क्या होगी, प्रेक्षणों की संख्या होती है, कितना 18 हमारा n होता है, ठीक है। और CF जो होता है वो माध्यक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता। CF मतलब क्या होता है, CF जो होगा वो माध्यक वर्ग, जो माध्यक बनेगा उसकी पहले वाली संख्या होगी। और F क्या होगा, एफ का होगा माध्यम वर्ग की बारंबारता होगी, जो एफ इसमें आएगा, जो माध्यक होगा उसकी बारंबारता होगी। ये जो मतलब वर्ग की माप होती है, जो इसमें कितने कितने के इंटरवल के बीच का गैप है, ठीक है। 10 यहाँ पर है, तो हम लोग सब देखो लिख ले रहे हैं। ये = कितना, देखो देखो 10 10 का है, तो ये 10 मिल जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं n/2 लेके चलते, n/2 = 9 मिला है। तो 9 जो होगा हमारा किस में आएगा, 6 में। तो 6 तो कम है, ज़्यादा में हो सकता है, कम में नहीं। तो यहाँ पर एक हमारा क्या होगा, ये यहाँ पर 13 हमारा क्या होगा, ये संचयी बारंबारता में 13 मिलेंगे, ठीक है। तो फिर क्या कहता है कि ये n तो हमारा पता है, n/2 मतलब 9 बन चुका है ना, H में मिल चुका है। L जो होता है वो क्या होता है, देखो L जो होता है माध्यम वर्ग की निम्न सीमा, तो 13 वाला है, तो यहाँ निम्न सीमा कितना, देखो 20 है। तो L बराबर कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। फिर क्या होगा, देखो CF माध्यम वर्ग के ठीक बारंबारता, तो हम लोग 13 लिए हैं, इसके ठीक पहले वाली बारंबारता, तो CF = कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। देखो फिर क्या है कि F क्या माध्यम वर्ग की बारंबारता है, तो बारंबारता ये वाले लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये F हो जाएगा। तो F = कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हमारा सब कुछ हो गया है, ओके। तो अब हम लोग फार्मूला को रख लेते हैं। तो L = कितना 20 हो जाएगा, प्लस n/2 मतलब 9। CF की वैल्यू कितना है, देखो CF की वैल्यू का 6 है, देखो यही लिखो कि 9 और CF कितना होगा, देखो 9 होगा, ठीक है। और अपान में F कितना वैल्यू, देखो F की वैल्यू भी लिखे हैं हम, 7 है, और गुणे H के 10 की वैल्यू है। तो 20 + n 3/7 गुणे 10, तो यहाँ 20 + 10 के 30/7। अब काट ले रहे हैं, तो देखो 7 × 9 7, 7 × 4 28, 28 2 30, तो 20 हो जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे। और 7 7 दूनी 14
6 20 और 7 7 6 7 8 56, तो 4 पॉइंट कुछ मिलेगा, 20 20 4 24, 24.28 कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये माध्यिका बराबर मिलेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, माध्यिका बराबर मिलेगा 24.8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ये हमारा कितने नंबर का आया था, तो कोई 4 नंबर का आया था। तो बहुत कठिन नहीं है कि आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सा फार्मूला इसमें लगता है, यल प्लस एन बाई टू कुछ लेकर आ। ठीक है, तो 24.1 आया, तो डेसिमल के बाद हम लोग ज़्यादा काट दिए। ठीक है, 2 अंक तक इसलिए आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल के लिए। तो यहाँ हम लोग केवल ये ध्यान रखना है कि फार्मूला को रखना, कौन कस लेना है। अगर तुमको एग्जाम के एक दिन पहले अगर रिवाइज करके जाएंगे कि कौन ये एल सी एफ का क्या होता है, तो आप एग्जाम में बढ़िया से हेल्प कर जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो 7 के का नंबर दे रखा है वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर 7 का जो अथवा है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग अथवा पूरा कराएंगे। आप लोग एग्जाम में केवल यही क्वेश्चन है, ये देखो आप जो क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो हमें लोग मिटाल दे रहे हैं। ओके, और उसके बाद में इसमें 7 के का और खा है, तो बी में 2 क्वेश्चन मात्र 12 नंबर का करना है। तो उसमें में से हम लोगों को क्या है कि मात्र ये करना में हम लोग दोनों कराएंगे। ठीक है, तो ये मिटाल दे रहा है। ठीक, हम लोग 7 का नोट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो आप गिवन क्या है, एक नाव पुल की ओर आ रही है। ठीक है, एक नाव जो है वो पुल की ओर आ रही है। किसी क्षण के पुल का उन्नयन कोण 30 अंश है। किसी क्षण का जो है जो नाव जहाँ पर देखा उसके कुछ टाइम उसका कोण क्या है, 30 डिग्री बनाता है, उन्नयन कोण है। ठीक है, और नाव की उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद पश्चात, मतलब उसके बाद 4 मिनट के चलने के बाद उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। नाव की पुल पर पहुँचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कुछ उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में समझा दे रहे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग पता होगा सर कि मान लिया जाए कि उन्नयन कोण कब होता है, अवनमन कोण क्या है। एक उल्लू है, मान लो यहाँ पर क्या है, उल्लू है। ठीक है, उल्लू है। अब इसकी अनारकली यहाँ पर क्या कर रही है, डांस कर रही है। मान लो अनारकली, इसके अनारकली पुल पर या कुछ पर मान लो यहाँ पर डांस कर रही है। ठीक है, या पेड़ पर बैठी है। अब ये उल्लू है ना, तो उल्लू यहाँ से देख रहा है अपने अनारकली को डांस कर रही है। अगर डांस कर रही है तो जब नीचे उल्लू देखेगा तो कौन सा एंगल बनाएगा, वो उन्नयन बनाता है। कैसा बनाता है, उन्नयन कोण बनाता है। ठीक है, उन्नयन कोण बनाता है। अगर जब अनारकली अपने उल्लू को देखती है, ठीक है, तो क्या बनाते हैं कोण, अवनमन कोण बनाती है। ठीक है, कौन सा, अवनमन कोण बनाती है। कौन सा कोण बनाती है, अवनमन कोण बनाती है। तो उल्लू जो हमारा है उन्नयन कोण बनाता है, और जो अनारकली जो ऊपर से नीचे को देखती है, ठीक है, तो क्या बनाती है, अवनमन कोण बनाती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो एंगल उन्नयन कोण जो होता है हमारा, जो उल्लू नीचे से ऊपर को, मतलब कोई आदमी नीचे से ऊपर को देखेगा, मतलब उल्लू जब जमीन में बैठेगा और ऊपर को देखेगा अपने अनारकली डांस कर रही है, तब वो उन्नयन कोण बनाएगा। जब अनारकली उल्लू को देखेगी तो क्या बनाएगी, अवनमन। कैसे जानोगे, अब उल्लू ऊ फार उन्नयन बनते हैं, ऊ फार उन्नयन, मतलब नीचे कौन है, उल्लू है, तो कैसा बनाएगी, उन्नयन बनाएगी। मैं जब ऊपर बनाएगी, देखो ऊपर से जब अनारकली देगी तो आ फार अव, अनार ना, तो अव अनार मतलब अवनमन। जब अनारकली बनाती है एंगल, जब क्या बनाएगी, अवनमन बनाएगी। ठीक है, तो नीचे ऊ मतलब उन्नयन, और अव मतलब वो अनारकली मतलब आ से मतलब क्या होगा, अवनमन। ठीक है, तो जब नीचे से कोई ऊपर का देखा है तो उन्नयन कोण बनाता है, ऊपर से नीचे का देखा था कोई तो अवनमन कोण बना होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन क्या गिवन दे रखा वो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा क्या है, कह जा रहा है कि एक नाव की पुल है, एक पुल है यहाँ पर, मान लीजिए ये नाव है। ठीक है, ये पानी भरा है, ये यहाँ पर, और यहाँ से ये पुल का जो होगा वो 5 पॉइंट होगा। और उसके बाद में क्या है, एक नाव पुल की ओर आ रही है, तो पुल नाव है, इधर से जल भरा है, ये आ रही है। उस समय उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब उल्लू वाला, नीचे उल्लू है था ना, तो उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री बना हुआ था। ठीक है, तो उसी चाल से 4 मिनट चलने पर, ठीक है, 4 मिनट चला, फिर उसके बाद चलने के बाद पश्चात मतलब बाद पुल का उन्नयन कोण जब फिर नीचे से देखता है तो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो कहता है नाव की पुल पे पहुंचने में कितना समय लगेगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है। ये हम मान लिया कि ये है, ठीक है, इसको नहीं बताना है। क्लियर है, तो हम लोग मान लिया पॉइंट ये है, एंड बी है, एंड सी है, एंड डी है। ओके, तो वही वाले चार्ज मान लो
कि यहाँ से मान लो मोहम्मद गजनवी अपनी नाव की चाल चल रहा है, अब यहाँ पुल पर उसकी देखता है कि अनारकली डांस कर रही है, तो यहाँ से जब उस समय चल रहा है तो उस समय पे अनारकली को देखा उस क्षण को कि डांस कर रही है, उस समय एंगल कितना बना रहा, 30 बना रहा है। ऊपर से अनारकली मतलब क्या होगा, औनमन बनाएगा। नीचे से देख रहा है मतलब मोहम्मद गौरी या गजनवी कुछ समझ लो या उल्लू ही देख लो, तो यहाँ पर कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। अब इनके बाद में 4 सेकंड कितना, 4 मिनट चलने के बाद, ठीक है, 4 मिनट चलने के बाद इतना चार, तो कितना एंगल देखता, फिर अनारकली उसकी डांस कर रही है तो कितना एंगल बना रहा, 60 डिग्री बना रहा। तो कहता है कि बताइए कि आप पुल के पार तक पहुंचने में कितना उसको समय लगेगा, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं, देखो पहला नंबर क्या है, अगर हम लोग 10-30 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 10-30 इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें लंब और आधार देता है, ठीक है, इसलिए। तो अगर पूरी डिस्टेंस का है तो 4 प्लस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि जब एंगल 30 लेंगे तो हम पूरा एंगल लेगा, क्योंकि ये एक्स भी डिस्टेंस कवर कर देगा और 4 भी, और इसमें ये छुके, तो लंब बटा कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, एच अपान 4 प्लस एक्स, और 10-30 की वैल्यू होगी 1/√3 इक्वल टू एच अपान 4 प्लस एक्स, ठीक है। तो हमको एच नहीं बताना है तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे गुणा कर लो, तो 4 प्लस एक्स अपान √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। ये समीकरण मान लिया जाएगा, ये क्योंकि ये जिसमें हम लोग जब कॉमन करेंगे तो ये इसको हम इग्नोर कर लेंगे, क्योंकि कहेंगे लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट हैंड बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमको निकालना नहीं, हमको यस एक्स निकालना है। अब फिर क्या, 10-60 लेंगे, 10-60 तो लंब बटा आधार ये भी होता है, लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपन बेस, तो लंब इसमें एच होगा, आधा भी एक्स ही होगा, तो ये चपान एक्स हो जाएगा, और 10-60 की वैल्यू √3 होता है, ठीक है, 10-60 की वैल्यू कितना होती है, √3 इक्वल टू ये चपान एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे एक माने कैसे गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा √3 एक्स इक्वल टू एच हो जाएगा। ये समीकरण हम लोग मान ले 2। अब देखते हैं, देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। अब जो समीकरण ये देखो 4 प्लस एक्स अपान √3 इक्वल टू एच लिखा है, अब एच की वैल्यू कितना हम लोग लिखते हैं, 4 प्लस एक्स अपान √3 इक्वल टू एच की जब लिख सकते हैं √3 एक्स लिख सकते हैं, कितने लिखते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे गुणा कर लेंगे, तो 4 प्लस एक्स इक्वल टू, देखो गुणा करेंगे तो 3x मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, दो जगह गुणा होगा ना, 3 रूट 2 बार होगा तो रूट का रूट 2 बार गुणा हो गया है ना, तो क्या अगर रूट गायब हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि मेन बात का 2 का रूट के अंदर है ना, तो घर के बाहर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 4 बराबर कितना मिलेगा, 3x माइनस एक्स, यानी 4 इक्वल टू 3 में से 2x मिल जाएगा। अब 2 का 2 दूनी 4, यानी x इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो x बराबर, x हमारे का डिस्टेंस है, तो x बराबर 2 मिनट के बाद में क्या होगा, वो आप पुल के पार तक पहुँच जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक अब देखो ये कितना मिनट, ये 2 मिनट में ही पहुँच जाएगा, क्लियर है। ये एंगल देखो 30 से, अगर 30 से 60 दूना हुआ तो एक का जो डिस्टेंस कवर की, इसको हाफ डिस्टेंस करे, 4 से दूना ही कम करी, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर 60 से मतलब 30, 60, 90 पहुँचने में उसको 4 दूना हुआ, टाइम भी तो आधा लगेगा ना, तो वैसे पता है कि 10 सेकंड 2 मिनट में, अगर ऑप्शन बाइट सॉल्व करना होता तो, क्योंकि इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसमें 7 का पूछा क्या है, ठीक है, इसमें आंसर नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या 2 मिनट निकल के आया, ठीक है, तो बहुत कठिन नहीं था, 6 नंबर का है, तो सबसे इजी सवाल लग रहा है, ठीक है। केवल ये क्वेश्चन करना है, अब जो अथवा नंबर क्वेश्चन है ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन भी, ओके, ये मिटा दे रहे हैं। आप लोग पसंद आया तो लाइक जरूर करो भाई, और सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो तुम लोग, ओके। अब देखते हैं हम लोग, फिर क्वेश्चन जो अगला है वो नोट कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग फिर समझाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो अगला अथवा वाला क्वेश्चन है, गिवन क्या है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूरी पर एक समतल पर, कहता है कि एक आधार है, देखो आधार बना ले रहे हैं, ठीक है, कहते हैं एक मीनार के आधार से, मीनार है कोई, मान लो मीनार है, वो आधार से, ये आधार है ना, 100 मीटर और 25 मीटर दूरी पर समतल पर बिंदु एक ये है, एक बी है, एक ये, ठीक है। तो कहता है दो बिंदु ए और बी जो सीधी रेखा में है, तो कोई सीधी रेखा पॉइंट तो होंगे, ठीक है, उन पर उन्नयन कोण एक दूसरे के कोट पूरक है, एक दूसरे के कोट पूरक है। देखो इनमें सवाल 2022 के फर्स्ट में भी है, देखो इन मेरे एग्जाम में आपको छोड़ना नहीं है, एकदम सट के जाना है, ये गारंटी आने के चांस है। 100 में 99 99% है, ठीक है, 99.99। तो ध्यान दे, अगर ये थीटा होता है तो 90 माइनस थीटा होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक दूसरे कोट पूरक का सम जो होता है 90 डिग्री होता है, वो सम करके दिखाते हैं 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों कट जाएगा तो 90 डिग्री तक मिलेगा, तो एक दूसरे का सम जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, तो वो कोट पूरक कोण कहलाता है, ठीक है।
एक 100 मीटर बिंदु पर रखा है, एक कितना है, 100 मीटर दूरी पर मीनार के, और ये कितना है, ये कितना है 25 मीटर। ठीक है, अब पूछता क्या है, ए बी सी एंड डी मान लिया। अब पूछता क्या है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, ये डिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग ये निकालते हैं। देखो पहला नंबर क्या, टेन थीटा लेते हैं हम लोग। टेन थीटा को लंब बटा आधार होता है, तो लंब की वैल्यू कितना होगा, देखो लंब हमारा क्या सी डी है, आधार कितना बनेगा, ये सी बनेगा, तो सी डी एच है हमारा, और आधार कितना होगा 100, तो टेन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा भाई। ठीक है, ये थीटा है। अगर टेन थीटा का लिखते हैं 1/cot थीटा, ठीक है, तो ये चपान 100, तो इतना हम लोग समीकरण को मान लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि 1090 मैच है, देखो एक किस एंगल में ले रहे, त्रिभुज ये सी डी में ले रहे, ये सी डी में ले रहे, अब हम लोग बी डी सी में ले रहे हैं, कोण बी डी सी में, तो कोण देखो 1090 माइनस थीटा ले रहे हैं ना, इक्वल टू लंब बटा आधार, मतलब लंब कितना हो जाएगा, अब सी डी आधार बी सी रहेगा, तो 1090 में थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। सी डी की वैल्यू अच्छी है और बी सी की वैल्यू 25 की है, 25 दिखाई दे नीचे का ना। ओके, अब देखो हम लोग देखते हैं, एक कॉट थीटा इक्वल टू, इसका समीकरण मान लिया हम लोग 2 मान लिया। ठीक, अब देखो यहाँ से अगर हम लोग सपोज दैट इसको 2 ना माने, तो यहाँ से देखिए जान जाएगा और ये कर दें, इसको देखो नीचे 1 मान के, अगर हम लोग इस पक्ष को पलटे हैं 1/cot करें, थीटा इक्वल टू लिखें, तो 25 बटा ये अच्छा जाएगा, ये हो पलट जाएगा। अब ये का समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये हम लोग को समीकरण 1 से लिखते हैं, देखो समीकरण 1 से, या हम लोग समीकरण 1 पे करेंगे, तो 1/cot लिखा है, तो 1/cot की जगह क्या लिखते हैं, ये 1/cot थीटा इक्वल टू ये 100, तो 1/cot की जो वैल्यू आई है 25 बटा ये लिख लेते हैं ना, तो या हम लोग कहते हैं ये वाला पक्ष बराबर, तो ये आपस में पक्ष बराबर होंगे, वही लिखने जा रहा है। देखो हम लोग 1/cot के 25 बटा लिखा, फिर क्या लिखा, ये 100 लिखा। अब कैसे गुणा करेंगे, तो ये हो जाए 25, 100 गुणे 25 नहीं 25 हो जाएगा भाई, इक्वल टू ये हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल टू कितना बनेगा, तो √2500, तो ये इक्वल टू इसको लिख सकते हैं, देखो 25 गुणे 100, और 25 का रूट तो 5 बन जाएगा, 100 का 10, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 × 50, मतलब जो मीनार की ऊंचाई आई है 10 मीटर आई है, कितनी आई है, 10 मीटर आई है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट में 2023 के लिए भी बोला बना लीजिए, कहीं ना कहीं कोड पर तो आएगा ही, ये तो श्योर भाई, इतनी इम्पोर्टेंट है, चाहे 2000 मॉडल में सॉल्व किए हों, चाहे हम 2023 के मॉडल में, चाहे 2022 के फर्स्ट पेपर में और सेकंड में भी सॉल्व कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, तो ये सॉल्व कर, देखो 50 मीटर भी आ रहा है, इसमें आंसर भी आ रहा है। आप जो क्वेश्चन नंबर 7 है, खा नंबर 6 नंबर का है अभी, तो उसके में 2 क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन दोनों करा रहे हैं। ठीक है, तो पहला नंबर खा नंबर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये सेट हमारा समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, तो ये मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ना समझ में आए बताया, कमेंट में जरूर लिखें भाई, क्योंकि तुम लोग कमेंट में लिखने वाले हो, न तो शेयर करने वाले हो, ना तो लाइक करने वाले हो, क्योंकि तुम लोगों को अपना काम निकालना है। क्यों भाई, चलो कोई, तो 7 का खा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग नोट कर रहे हैं, उसके बाद में फिर स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा 7 में खा नंबर है, लिखा गया ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल, अनुकूल और प्रतिकूल सोचो, अनुकूल मतलब जिस तरह धारा बह रही है उसी तरह आपको तैरना हो, तो धारा के अनुकूल का, मतलब धारा आपको इधर बह रही है, आप उधर का जा रहे हैं, तो प्रतिकूल है। कोई ऐसे मान लो कि आप साइकिल से जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, और हवा आपकी वो बहुत तेज़ी से लग रही है, मतलब सामने से हवा चल रही, तो आपको मतलब प्रतिकूल चल रही है, धारा मतलब हवा जिस तरफ जा रही है उधर तरफ आप भी जा रहे हैं, धारा के अनुकूल जा रहे हो। ठीक है, तो दूसरे के अनुकूल प्रतिकूल एक दूसरे के क्या हैं, विलोम शब्द हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय कर सकती है। फिर तैर सकती है, कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तय कर सकती है।
4 किलोमीटर। फिर कहता है स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल क्या थी। देखो पहला नंबर ये 2 चीज़ पूछे। देखो स्थिर जल, ये देखो पहले कह रहा है कि स्थिर जल में जल चाल तैरने की चाल बताइए, और फिर धारा की चाल। तो कोई अगर 2 चीज़ पूछ रहा है तो कम से कम 2 वेरिएबल जरूरी है ना। तो अगर पहला नंबर क्या है 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल मानना भी जरूरी है। तो हम लोग पहला नंबर क्या है, हम लोग मान लिया है कि स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। माना ऋतु की स्थिर जल में चाल स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर पर हावर। मतलब x किलो मान लेगा, x किलोमीटर पर घंटा में जाएगा। फिर हम लोग मान लेंगे धारा की चाल मान लेगा। धारा की चाल बराबर क्या मान लिया, y किलोमीटर पर हावर, कि y किलोमीटर पर घंटा की हिसाब से कोई धारा की चाल लेंगे। अब देखो यार, देखो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है। प्रथम शर्तानुसार कहते ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है। अगर धारा के अनुकूल जाएगा तो मतलब तो धारा तो कुछ जुड़ेगी ना, धारा के अनुकूल जाएगी, जिस पर धारा बह रही है उसी तरफ अगर जा रहा तो क्या होगा, धारा की उधर तो चलेगी, धारा जुड़ जाएगी। तो कितना कितना हो जाएगी, अगर जब ऋतु धारा के अनुकूल चाल बराबर, तो अनुकूल चाल स्थिर, देखो स्थिर जल में चाल किसकी कितनी है, x है, और धारा की चाल कितना है, देखो y है ना, धारा की चाल y है। तो अगर अनुकूल जाएगा तो क्या होगा, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। और ये क्या है, चाल है x किलो प्लस y किलोमीटर पर हावर मिल गया। ठीक है। अब दूरी बराबर कितना होगा, दूरी बराबर का समय गुणे 4 होता है। दूरी डिस्टेंस कितना कवर करते, धारा के रूप 20 किलोमीटर करते। समय कितना, देखो समय हमको समय 2 घंटे में, ठीक है। चाल कितना है, x प्लस वाई, और 20 एक्स प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण 1 मान लो। अब फिर द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा जाता है, द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा था कि जब ऋतु धारा के प्रतिकूल चलती है, देखो धारा के प्रतिकूल चलती है, तो धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, देखो धारा स्थिर जल में चाल कितनी x है, प्रतिकूल में क्या उल्टा अपोजिट काम करेगी ना, तो x माइनस वाई हो जाएगा, किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा बढ़िया। अब देखते हैं हम लोग फिर सॉल्व करते हैं धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। अब दूरी बराबर क्या होगी, देखो दूरी बराबर सेम इसलिए होगा, दूरी बराबर समय गुणे चाल। दूरी तो क्या है, देखो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलते हैं। दूरी अब कितना, 4 किलोमीटर है, कितने घंटे में, 2 किलोमीटर, 2 घंटे में। और चाल कितनी अब बन गई, x माइनस वाई बन गई, 2 दूनी 4, यानी 2 बराबर x माइनस वाई, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये समीकरण 2 मान लिया। अब लोग समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व करें, तो समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से अब सेम रह एक ही समीकरण बन गया, लीनियर इक्वेशन। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो जोड़ने पर दोनों कट जाएगा, 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा, 2 6 12, यानी x इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। फिर हम लोग समीकरण 1 से ले लेंगे या 2 से ले, समीकरण 2 से, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी है, 6 आई है, माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 6, यानी माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, दिखना पड़ेगा। अब देखो y की वैल्यू आई कितने, देखो 4 आएगी, तो कितना अच्छा सॉल्व हुआ। तो y की वैल्यू जब 4 आई है, x की वैल्यू 6 आई है, तो x को क्या माने थे हम लोग, ऋतु की चाल माने थे, जल में, स्थिर जल में चाल। तो स्थिर जल में चाल कितनी आएगी ऋतु की, स्थिर जल की चाल कितनी रहेगी, जल ना कि स्थिर जल में चाल जल रही होगी, जल में चाल वो 6 किलोमीटर पर हावर है, तो स्थिर जल में। और जो धारा की चाल थी कितना, धारा की चाल 4 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, 4 km
पर हावर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सॉल्व हो गया, देखो क्वेश्चन नंबर है, ये भी 6 नंबर का था। तो चाहे आप 6 का नंबर है, 6 का हम लोग अथवा नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी 6 नंबर का है, तो ये भी रैखिक समीकरण का होगा, तो नीचे वाला भी जो अथवा होगा वो भी रैखिक ही आएगा एक दूसरे के। तो ये केवल लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं, कठिन नहीं होते हैं, आसान सॉल्व करने, जितनी ये कठिन होते हैं फिलहाल, कठिन नहीं होते ये भी फिलहाल के लिए। फिर यहाँ पर कहते हैं इसमें लैंग्वेज में समझना पड़ता है, ये जो सॉल्व करने में समीकरण आसान मिल जाते हैं, यहाँ समीकरण आपको डिफिकल्ट हल्का मिलेंगे इनसे, ठीक है। तो हम लोग निकाल दे रहे हैं, अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। तो उसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, इसके बाद में ये हमारा सेट जो होगा 2 वाला सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद सेट नंबर 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो मिटा दे रहे हैं, ओके। अब देखो 7 के खा ही हम लोग अथवा सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन हमारा गिवन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण बदल के हल कीजिए। देखो लिखा क्या है, देखो 7x - 2y अपन xy इक्वल टू 5, और दूसरा दे रखा है समीकरण हमारा 8x + 7y अपन xy इक्वल टू 15, ये लिखा है ना। तो हम लोग देखो सॉल्व कर रहे हैं पहला नंबर। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो हम लोग बटा नियम से अलग भी कर सकते हैं। देखो तो 7x अपन xy - 2y अपन xy इक्वल टू 5, देखो किस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब अगर कहीं पर लिखा है 5 + 6 लिखा है, देखो सपोज अगर देखो 5/6 + 7/6 लिखा है, तो कहेंगे हर इक्वल है, तो कहेंगे इसे रहेगा यानी के हिसाब से, तो 5 + 7, तो मतलब अगर ये में लिखा है तो बटा के नियम से भी अलग कर सकते हैं ना, वही चीज़ किया है हम लोग, बटा के नियम से अलग कर दिया है। अब देखो एक कैंसिल हो जाएगा, अब वाई वाई कैसे, तो 7/y - 2/x इक्वल टू 5 मिला, ये समीकरण 1 मान लिया। अब इसको सॉल्व इसी प्रकार लेंगे, 8/xy + 7y/xy इक्वल टू 15 लिखा है। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगी, 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15 मिल रहा है, ठीक है। चाहे आप एक कैचू गुणा करके भी सॉल्व कर दो, कोई भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखो कोई पद कटेगा, देखो 2/x लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, तो हमें पता है कि 7 लिखा है, तो अगर यहाँ x वाला टर्म जो है 7 है, x है, और यहाँ 2 है, x है, तो यहाँ पर देखो 7 है, तो एक दूसरे के अपोजिट है, समीकरण 2 मान लिया। अब देखो हमें पता है कि इसको समीकरण किससे गुणा कर दें, देखो हमें पता है कि अगर यहाँ पर अगर यहाँ अगर 7 से गुणा कर दें, इसको 2 से गुणा कर, तो ये वाला पद बड़ा कट जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 7 से गुणा कर रहे हैं, इसका हमको 2 से, तो 7 दूनी 14 बन जाएगा, और 7 दूनी 14 बन जाएगा, एक पद काटने के लिए होता है ना, आपने पढ़ा होगा। तो 7×49/y - 14/x बराबर 7/35, इसको नीचे लिख ले रहे हैं। तो देखो 8 दूनी 16/y प्लस 7 दूनी 14/x इक्वल टू 15/30। तो ये देखो ये जोड़ेंगे, देखो जोड़ने पर तो क्या होगा, कट जाएगा 49/y प्लस 16/y, अब 35 + 30 जोड़ा है ना। अब देखो हर इक्वल है ना, तो ये बन जाएगा y, और 49 प्लस देखो जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। तो देखो जोड़ 9 6 15 के 5 सिलाई 1 और 4 1 5 1 6, 65/y इक्वल टू 65, 65 एक अन्नम 65 65 एक अन्नम, तो 1/y इक्वल टू 1 मिला, कैसे गुणा कर लीजिए, तो 1 इक्वल टू y मिल जाएगा। तो y का इक्वेशन तो फर्स्ट मिल गया, एक मिल गया। अब चाहे जिस इक्वेशन मांगे जाए समीकरण एक में रखिएगा, एक है, तो 7/y - 2/x इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या है, देखो 1 ही, तो लिख लेंगे -2/x इक्वल टू 5, ये 7 इसको इधर लाएंगे तो -5 इक्वल टू इको इधर लाएंगे 2/x, तो 7 में 5 के 2 मिल जाएगा अपन 2/x। तो देखो कैसे गुणा करेंगे, तो ये x 2x इक्वल टू 2, 2 कैंसिल, x इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। तो y बराबर हमको क्या मिला है, 1 मिला है, एंड x इक्वल टू क्या मिला है, हमको 1 मिला है। तो हम लोगों का यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो एग्जाम में आपको सॉल्व करना है कि किस प्रकार वन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर ये जो वैल्यू आए यहाँ पर अगर समीकरण में रखो, अगर आपको आंसर चेक करना है, ठीक है, कि सही है कि गलत है,
तो ये तो क्या कहते हैं, वो बराबर अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर हो तो इतना सही है। देखो आप रख कर देख रहे हो, देखो क्या चीज़ समझ, 8 एक्स की वैल्यू भी 1 आई है, प्लस 7 गुड़े 1 अपान 1 गुड़े 1, तो 8 एक एनम 8 प्लस प्लस कितना 7 एक एनम 7 बटा 1, तो 8 7 15। देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर है तो मतलब हमारा वैल्यू जो है वो सही लगा। एग्जाम के पॉइंट में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सॉल्व होगा। अब देखो क्वेश्चन हम लोग जो यहाँ तक देखो पूरा वो आज सही सॉल्व कर रहे हैं, कर चुके हैं। ये 822 AW का हम सॉल्व किया। इससे पहले अब ये हमारा ओवरऑल जो होता है 3 सेट सॉल्व कर चुके हैं मॉडल लेके, ठीक है। जो अगला सेट हमारा सेट नंबर 3 बनेगा वो 2022 का 822 AX बनेगा। AW था वो AX बनेगा, ठीक है। आप तो क्वेश्चन जो अब उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन ये भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये अगला ये पार्ट नंबर शायद 12 लेक्चर में होगा, 11 में आ रहा है 12 में शायद है, ठीक है। ये बनेगा। अब तो हम लोग देखो सॉल्व कर चुके हैं पूरा ए टू जेड। तो आप लोग अच्छा नंबर लाइए एग्जाम में, ठीक है। जिस दिन मैथ का पेपर देखो नोट्स बनाते प्रॉपर जाइए, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो आप अच्छा नंबर लाएंगे, गारंटी हमारा, ठीक है। क्योंकि मेन बात क्या है कि जब 2 दिन में गैप रहेगा तो केवल आप यही आंसर भी ही लगाइए, ठीक है। आंसर भी देख कर जाइए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखिए। इससे पहले हम बताया था कि ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन था, तो आपने अच्छे से एग्जाम में लाएंगे, ठीक है। तो हम लोग मिटा लेना। अब अगले लेक्चर में देखेंगे जो सेट नंबर सेट 3 सॉल्व करेंगे, ओके।